हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करूँगा। जी हाँ, मेरे दोस्त आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हिंदी का पेपर है यूपी बोर्ड क्लास 10th का 2023 का। अभी-अभी आप लोग का प्री बोर्ड का जो पेपर हो रहा है, ठीक है? अब कितने बच्चों का हो रहा है और कितने बच्चों का अभी कल से स्टार्ट है या परसों से या 2-4 दिनों बाद, ठीक है? आपके स्कूलों में प्री बोर्ड के पेपर में इसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी से पेपर बन रहे हैं। अभी 1-2 लड़के ने जो पेपर भेजा था प्री बोर्ड का, मैंने देखा था। वो आपके प्री बोर्ड का जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पेपर से ही बन रहे हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का इतना बड़ा महत्व है कि प्री बोर्ड ही नहीं, जो आप लोग का मेन बोर्ड एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी प्री बोर्ड से ही क्वेश्चन आपके लगभग मतलब समझ जाओ कि 70 में से आपका 40 से 50 मार्क तो आपका प्री बोर्ड का रहेगा। तो इसलिए सॉरी, प्री बोर्ड बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर रहेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। तो चलो, एक ये डीए वाला कोड है, ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। इसी तरह अभी डीबी डीसी इसी तरह कर कर अभी मैं धीरे धीरे अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, चलो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, बिना टाइम वेस्टिंग के मैं सॉल्व करता हूँ प्रश्नों को, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो के अंत में वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम में ही छुपा है शुक्ल युग के भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्ल युग को किस किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को प्रसाद युग के भी नाम से जाना जाता है, प्रेमचंद युग के भी नाम से जाना जाता है, क्षयवाद युग के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला गबन की विधा है। गबन की विधा हमें बताना है इस क्वेश्चन में। भाई गबन किस विधा की रचना है हमें बताना है। तो गबन सबसे पहले तो किसके द्वारा लिखित है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये आपका प्रेमचंद जी द्वारा, जी हमें दोस्त, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलो अगला, कंकाल के लेखक सब लोग जानते हैं भाई, कंकाल तितली के लेखक जयशंकर प्रसाद, ये बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हो भाई, अगला फोर्थ नंबर क्या प्रश्न है कि कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही किसकी कृति है भाई? अमृत राय की, ठीक है। जीवनी विधा की रचना है, ये भी याद रखना, कभी कभी इसकी विधा पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर के शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी वही शुक्ल युग की हमें समय सीमा बतानी है, प्रश्न संख्या 5 में। तो 1919 से 1938 तक, ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुक्ल युग की समयावधि। और शुक्ल युग को याद रखना, छवादी युग, ठीक है, प्रेमचंद युग या प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में शुक्ल और शुक्लोत्तर यही दो युग है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, साकेत रचना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। साकेत रचना है, किसकी रचना है? सीधे सीधे आप मैथिली शरणगुप्त पे मार दोगे, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो सातवां प्रश्न है, सातवां आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि महादेवी वर्मा कवित्री है, महादेवी वर्मा कवित्री है। और यहाँ युग दिया है अलग अलग युग, तो क्षयवादी युग, क्षयवादी युग की आधार स्तंभ मानी जाती है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये आपके जयशंकर प्रसाद, और एक और है, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का सातवां प्रश्न हो गया। आठवां प्रश्न देख सकते हो भाई, आठवां प्रश्न क्या है कि गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? सीधे सीधे याद रखना, पद्माकर की। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। प्रश्न संख्या जो 8 है, इसके लिए आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पे आप देख सकते हो भाई, प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9 है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। ओके, आधुनिक काल की हमें समय सीमा बताना है। तो 1843 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के ही अंतर्गत रखा गया है, इसको अलग अलग कालों में डिवाइड किया गया है। तो 1843 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं भाई। 10वां प्रश्न क्या है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ओके, हमें इसमें बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? निहार, सांदगी, दीपशिखा या फिर युगांत, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 10 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मतलब निहार और सांदगी, दीपशिखा है, ये महादेवी वर्मा की आई थिंक रचनाएं हैं, लेकिन जो युगांत है वो सुमित्रा नंद पंत की रचना है। ठीक, तो ये जो नहीं है उससे छाटना था, तो ये आपकी नहीं हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं। अब आगे हम लोग के एक तरह से व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ गए। तो हास्य रस का अस्थाई भाव है भाई, हास्य रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। देखो यहाँ हास्य रस का अस्थाई, और यहाँ पे भाव ऐड कर लो, मैं ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया हूँ। ये सारे क्वेश्चन पेपर ने एक्चुअली मैंने टाइप किया है अच्छे से, लड़कों ने पिछले साल भेजा था तो वो मतलब धुंधला धुंधला भेजा था, इसलिए मैंने सारा का सारा टाइप कर लिया। ठीक, चलो तो यहाँ से रस का स्थायी भाव भाई हास होता है, ठीक है। आपका बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हास होता है। और कौड़ा इसका पूछ दे तो वो शोक होता है, आप लोग याद रखना।
चलो भाई अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पीपर पात्र सरिस मंडोला कितनी बार आपको बता चुका हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीपर पात्र सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 12 है। इसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हो, रूपक उपमा, ठीक है, रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। तो सही आपका ये बी वाला हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। चलो 12 का आपका बी ऑप्शन सही। 13 का देख सकते हो कि सोरठा में छंद होते हैं, सोरठा में कितने छंद होते, सॉरी, सोरठा छंद में चरण होते हैं, माफ करना, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, सीधे सीधे आप लोग याद रखना, तो इसलिए इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 14, ठीक है। यह क्या है कि उपदेश में उपसर्ग है, उपदेश शब्द जो है इसमें उपसर्ग बताना है। तो देखो उपदेश, देश में के पहले उप लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया, तो आपका ये उपसर्ग हो जाएगा देश, उपदेश में, ठीक। चलो ये देखो, ये प्रश्न आपका देखो स्टार मार्क मैंने लगाया हुआ है, ये प्रश्न आपका हट चुका है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, प्रत्यय से रिलेटेड, तो इसको करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हानि लाभ में समास है भाई, हानि और लाभ, यानी इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, हानि और लाभ हो गया, ठीक है, मतलब हानि लाभ, माता पिता, इसमें द्वंद्व समास, जहाँ ये बीच में हाइफन आ जाता है और समास विग्रह करने पर और अथवा बीच में यह आता है, ठीक है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और ये द्विगु समास एक होता है, संख्याबोधक होता है। चलो अगला देखते हैं, मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची हमें बताना है, द्विज, मीन, रसनाबुट भाई मीन, इसका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 के लिए, ठीक। चलो अब देखो प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या देखो 18 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपका संधि वाला है, ये हट चुका है। इसके बाद ये शब्द रूप वाला है, ये भी हट चुका है। और उसके अलावा ये नीचे आप लोग देख सकते हो, ये एक धातु रूप है, ये भी हट चुका है। ये तीनों के तीनों प्रश्न हट चुके हैं, मैंने स्टार मार्क भी लगा दिया है। इन तीनों की जगह नए आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। और एक ऊपर प्रत्यय वाला हटा था ना, प्रत्यय वाला, ठीक है, इन 4 मतलब हटे हैं, इन चारों की जगह पे समझ जाओ कि नए 4 प्रश्न आएंगे। एक तरह से एक तो पहले से ही था, जैसे शब्द रूप नहीं आएगा, लेकिन सर्वनाम शब्द रूप तद और इसमत का आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, एक वाक्य के स्वरूप से क्वेश्चन आएगा, एक विकारी और एक अविकारी शब्द से आएगा, और एक आपका वाच्य परिवर्तन से, ठीक है। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन होंगे इन चारों क्वेश्चन की जगह, ठीक। चलो तो ये हम लोग के एक तरह से 20 में से मान लो 4 हट गए, तो 16 एमसीक्यू को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो जो खंड ख के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न है, इनको भी हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ देखो, पहला आपका गद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेगा। यहाँ एक गद्यांश रहेगा, नीचे एक गद्यांश रहेगा, अथवा कर कर, देख सकते हो नीचे यहाँ अथवा कर कर है, और इनमें से किसी एक का, यहाँ पे एक है, इसमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। दोनों से रिलेटेड 3-3 से प्रश्न पूछा रहेगा, जिसमें आपका अधिकांशतः पहले का मतलब पहला क्वेश्चन संदर्भ होता है, दूसरा गद्यांश के रेखांकन का मतलब व्याख्या होता है, या यहाँ पे भाव स्पष्ट भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो अधिकांशतः व्याख्या होता है और एक नॉर्मल सा प्रश्न होता है। तो चलो यहाँ केवल मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ये किस चैप्टर से हैं, आप बाकी प्रश्नों को करते रहना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। हमारा इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। देखो यहाँ बार बार नदी और मतलब संस्कृति की एक तरह से बात हो रही है। तो ये आपका चैप्टर है ना, अ, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति, उसी से ये गद्यांश लिया गया है। तो सिंपल आप इसका आप संदर्भ व्याख्या करते रहना। बाकी मैं बता दिया कि आपके किस चैप्टर से है। और देखो यहाँ पे ये जो इसमें अथवा वाला है ना, आपको एक ही करना होगा, लेकिन चलो इसको भी बता देता हूँ। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और लोगों के एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। पहली लाइन से पढ़ने में मालूम चल गया कि आपके मित्रता वाले चैप्टर से है। तो सिंपल अब इसका संदर्भ व्याख्या आप लिखते रहना। ये जो प्रश्न पूछ रहा है, मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, ये अगला प्रश्न सेकंड नंबर है, ठीक है। आप देख सकते हो यह क्या है कि निर्गुण, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि निर्गुण कौन, अब देखो ये पद्यांशों से संबंधित होगा। ऊपर 2 गद्यांश थे, उनमें से एक करना था, अब यहाँ पे पद्यांश होंगे 2, उनमें से एक करना होगा। तो पहला है कि निर्गुण कौन देश को उआसी मधुकर कहीं समझाऊं सौदे बुझती साच नहासी। ये आपका सिंपल, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ भाई। जो आपका सूरदास जी ने पद, सूरदास जी का पद नामक चैप्टर है, उससे यह लिया गया है, ठीक है। ये उस समय का वर्णन है जब मतलब गोपियों को एक तरह से उद्धव जी समझाने जाते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को बोलते हैं। तो उसी समय का ये मतलब सब वर्णन है। तो सिंपल आप इसका संदर्भ व्याख्या करते रहना। अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला इसमें देखो अथवा वाला है। अथवा वाला देख सकते हो, ये अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कृति निस्सार कर। अब देखो यह जो है, यह मतलब
कहाँ से लिया गया है भाई? यह मतलब तो यह आपका स्वदेश प्रेम आपका जो चैप्टर है जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, उससे लिया गया है। ठीक है? तो आप संदर्भ व्याख्या करते रहना इसका। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपका क्या रहेगा कि मतलब हिंदी के पीछे जो संस्कृत वाला पाठ है उसमें से यहाँ पे एक गद्यांश दिया रहेगा, 1 नहीं 2 अथवा कर 1 दिया रहेगा। दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना होगा। और इसमें जानते हो कि संदर्भ नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है, लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा जाता है। और हिंदी अनुवाद तो आप जानते ही होंगे, तो हिंदी अनुवाद कर दोगे उसका 3 मार्क, संदर्भ लिख दोगे उसका 2 मार्क। तो देखो ये आपका देखो वाराणसी वाले चैप्टर से है, और वाराणसी वाले चैप्टर से निश्चित है यहाँ पे आता ही आता है। ठीक, तो वाराणसी वाला चैप्टर का अच्छे से हिंदी अनुवाद क्लियर कर लेना। ठीक, तो ये आपका वाराणसी वाले से है, तो इसका हिंदी अनुवाद कर दो, पहले संदर्भ लिख दो उसका 2 मार्क, और हिंदी अनुवाद कर दो उसका 3 मार्क, 5 मार्क मिल जाएगा, सिंपल। अब देखो उसके बाद यहाँ पे देखो ये आपका भारतीय संस्कृति एक उसी में चैप्टर है, अस्माकम संस्कृति बोल रहा है ना, यहीं से मैंने पकड़ लिया। ये आपके मतलब पीछे संस्कृत परिचायिका में अस्माकम संस्कृति ही नाम से चैप्टर है, उसी से ये लिया गया है। तो सिंपल इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करते रहना, और दोनों में से कोई एक करना है आपको, जिसका 5 मार्क मिलेगा। क्लियर? अब देखो चौथा प्रश्न ना आपका उसी के बीच-बीच जो चैप्टर है उनके बीच-बीच में एक तरह से श्लोक हैं, ठीक है? उनको ही आपका पद्यांश बोला गया है, ठीक है? तो देखो इसमें यहाँ पे चौथा ये प्रश्न रहेगा, मतलब 2 यहाँ पे आप पद्यांश दिए रहेंगे, मतलब श्लोक एक तरह से समझ जाओ, और इसमें से किसी एक का आपको क्या करना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। ये आपके संस्कृत परिचायिका से ही प्रश्न है, ठीक है? तो इसका भी आपको 5 मार्क मिलेगा। तो देखो इसमें जो पहला है आप लोग देख सकते हो कि यत्र उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम तद वर्षम तद भारतम नाम भारतीयति यत्र संतति। मतलब कहने का मतलब कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारतवर्ष है, और जिसकी संतान भारतवासी है। ठीक है, तो यह कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह जो आपका बीरह बीरेण पूज्यते वाला चैप्टर है ना, उससे ये लिया गया है। तो सिंपल इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखते रहना। और ये किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचती, मतलब वही कहने का मतलब है यहाँ कि मतलब मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुख नहीं करता। किम नु हित्वा अर्थवान भवति किम हित्वा सुखी भवेत, और मतलब क्या छोड़कर धनवान हो जाता है और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है, ये इसका अर्थ है। यह आपका मतलब जो जीवन सूत्राणी चैप्टर है उससे लिया गया है, सिंपल। तो आप दोनों में से कोई एक आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, तो आप करते रहना है। बाकी मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। पांचवा प्रश्न आपका खंड काव्य संबंधित प्रश्न होगा। खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होगा, तो आप अपने जिले से संबंधित खंड काव्य क्लियर कर लेना, 3 मार्क आपका यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो 6 नंबर प्रश्न, 6 का क और ख, मतलब लेखकों और कवियों का जीवन परिचय होगा। तो लेखक में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, इन 3 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और कवियों में मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार कहता हूं कि आप तुलसीदास जी, हमें दोस्त कवियों में आप तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा और एक किसी और का, 4 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में 100% फंस जाएगा। ठीक, तो चलो इसको आप तैयार कर लेना। और ये आपका 7वां प्रश्न है, आपका मतलब श्लोकों से संबंधित एक आपको श्लोक लिखना होगा इसमें, तो आप एक श्लोक लिख दो, आपका इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद देखो 8वां प्रश्न है। अब देखो ये 8वां प्रश्न ना, पिछले साल ये 4 मार्क इसका मिलता था, लेकिन इस बार 1 + 1 = 2 मार्क मिलेगा। मतलब 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने का आपको 2 मार्क मिलेगा। 2 मार्क यहाँ से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो देखो कुत्र ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, और भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। मान लो ये क्वेश्चन बारी है, तो मान लो इसको छोड़ दो। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो भाई वाराणसी मरणम मंगलम भवति। अब ये है कि चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एक भारत वैरह देशभक्त छ आसित। ठीक है, सिंपल ऐसे मतलब लिख दो। मतलब 3 का मैंने बताया, लेकिन इसमें से किस मान लो पहले का, चौथे का, या पहले का, तीसरे का, किन्हीं 2 का ही आपको लिखना होता है। ठीक है, आप लिख दो उसका उत्तर, सिंपल आपको मतलब नंबर मिल जाएगा यहाँ से 2 मार्क। ठीक, अब देखो यहाँ जो अगला प्रश्न है निबंध वाला, ये पिछले साल ये देखो 9 मार्क में पूछा गया था, लेकिन इस बार ये 7 मार्क में पूछा जाएगा। यहाँ से भी 2 मार्क आपका निकाला जाएगा, और 2 यहाँ से और 2 यहाँ संस्कृत उत्तर से निकाल कर आपको यहाँ एक नया प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 ऐड किया गया है, पत्र लेखन। ठीक है, नए पैटर्न में पत्र लेखन 4 मार्क का। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा ये पेपर सॉल्व कर लिया, जिसका कोड था DA, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। देखो इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, बहुत सारे लड़के इसके PDF की बात करेंगे, तो PDF हमारी एक ऐप है, यूपी, यार अच्छे से लिखना, माफ करना 1 मिनट, हमारी ऐप है UPMSP स्टडी कर इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या इसका लिंक इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यहाँ पे फ्री में ये पूरा का पूरा आपको PDF मिल जाएगा। और यही नहीं, 7 कोड का DA DB DC मैं 7 कोडों का ऐड कर चुका हूँ, तो आप जाओ
ये ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे आपको ये पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, आप एनालिसिस करो, पढ़ो और साथ ही इसका अच्छे से सॉल्यूशन चाहते हो, देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से, देखो ये अच्छे से सॉल्यूशन किया हुआ है, अच्छे से देखो ये संदर्भ व्याख्या ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से अच्छे से सॉल्यूशन चाहते हो आप लोग, ठीक है, तो वहीं पे आप लोग लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपये है और उसमें सातों कोडों का अच्छे से डिटेल्ड में प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपका बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर और मैं कुछ पेपर बना रहा हूँ, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा और वीडियो के साथ पीडीएफ भी रहेगा और साइड में टेस्ट भी रहेगा। कम से कम 40 से 45 आपके टेस्ट रहेंगे, समझ सकते हो, मात्र 199 रुपये, बहुत प्राइस नहीं है। आप देख सकते हो इसका कैसे ये एकदम डिटेल में कितना मतलब खतरनाक तरीके से ये सॉल्यूशन किया गया है, आप लोग देख सकते हो। इसको पढ़कर आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% मार्क आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये पेपर रहा डीए वाला, अगले कोड में हम लोग अगले वीडियो में डीबी वाला सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।